हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक बार फिर से उसी टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। और पिछले क्लास में जो हम लोगों ने बात की थी फिरोज़ शाह तुगलक के कुछ लोक कल्याणकारी राज्यों के बारे में, उसके राज्याभिषेक के बारे में, ठीक है, और उसकी राजस्व और आर्थिक व्यवस्था के बारे में प्रमुख रूप से हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं क्षेत्रों से बनते हैं, लेकिन कुछ अन्य क्वेश्चन भी हैं, कुछ अन्य इम्पोर्टेंट बातें भी हैं जो फिरोज़ शाह तुगलक के समय पर हुई थी, घटित हुई थी, तो उनको भी जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ताश घड़ियाल। ठीक है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि फिरोज़ शाह तुगलक के समय विज्ञान के क्षेत्र में एक खोज की गई थी। ठीक है, ताश घड़ियाल क्या थी कि ये जल घड़ी थी। ठीक है, जिससे समय का अनुमान जो है लगाया जाता था। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ताश घड़ियाल ये किसके समय खोजा गया, किसके समय आविष्कारित किया गया, तो फिरोज़ शाह तुगलक के समय। इसके अलावा इसने फिरोजाबाद यानी कि दिल्ली में नक्षत्र, धूप एवं जल घड़ी लगवाई थी। ठीक है, तो नक्षत्र जिससे पता चले, धूप ये एक तरीका होता था उस समय का। जिस तरह से बाद में हम लोगों ने बाद में हम लोग देखेंगे कि रणजीत सिंह ने 5 जगहों पर कई सारे इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण करवाया था, वेधशालाओं का। तो ठीक है, तो एक प्रकार की वेधशाला हम कह सकते हैं जो कि फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा निर्मित करवाई गई फिरोजाबाद दिल्ली में। ठीक है, मुद्रा व्यवस्था की बात करते हैं तो फिरोज़ शाह तुगलक ने अद्धा और बिख नामक जो है सिक्के चलाए थे, जो कि और एक सजगानी सिक्का चलाया था जो कि 6 जीतल का चांदी का सिक्का हुआ करता था। तो ये इसके द्वारा चलाए गए प्रमुख सिक्के थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बच्चों बात करते हैं शिक्षा व साहित्य के बारे में। ठीक है, शिक्षा व साहित्य। शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार हेतु फिरोज तुगलक ने अनेक मकबरों एवं मदरसों की स्थापना की। ठीक है, तथा जियाउद्दीन बर्नी एवं शमसे सिराज अफीफ को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, और जियाउद्दीन बर्नी की फतवाए जहांदारी एवं तारीख़ फिरोज शाही की रचना की थी इन्होंने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं और इनसे हमको प्रमुख रूप से गयासुद्दीन तुगलक से लेकर के, ठीक है, यानी कि पूरे तुगलक वंश की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें से तारीख़ फिरोज शाही में फिरोज शाह के प्रारंभिक 6 वर्षों का शासनकाल हमको पता चलता है। और उसके बाद अगर हम शमसे सिराज अफीफ की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम भी तारीख़ फिरोज शाही था। ठीक है, दोनों की पुस्तक का नाम सेम है, तारीख़ फिरोज शाही। शमसे सिराज अफीफ की पुस्तक का भी नाम है और जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का भी नाम है। बर्नी की उसमें 6 वर्षों का मिलता है, लेकिन शमसे सिराज अफीफ की पुस्तक में हमको पूरे फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने खुद अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, किसमें, फुतूहाते फिरोज शाही के नाम से, जिससे भी हमको फिरोज शाह के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो 2-3 बातें हो गई कि शमसे सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी को इसने संरक्षण प्रदान किया, जिनकी प्रमुख पुस्तकें थीं फतवाए जहांदारी, तारीख़ फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी की, और शमसे सिराज अफीफ की भी कौन सी थी, तारीख़ फिरोज शाही। वहीं फिरोज शाह तुगलक ने भी खुद अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जो कि फुतूहाते फिरोज शाही के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा उसने शिक्षा के प्रसार के लिए ये मकबरे नहीं, मदरसों का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये था उसका शिक्षा एवं साहित्य की बात। और इस प्रकार 1388 ईस्वी में अंतिम रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है और 1351 से 1358 ईस्वी तक जो है पूरा फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जो है रहता है। ठीक है, इसके बाद 88 से लेके 14 तक, यानी कि 1388 से लेकर के 1414 तक, ठीक है, तुगलक वंश जो है विद्यमान रहता है।
और इस बीच में कई सारे शासक जो है आते हैं और कुछ समय के लिए शासन करके चले जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं परिवर्ती शासकों को एक बार हम लोग देख लेते हैं, उनकी कुछ खास बातें भी देख लेते हैं। जैसे इनके फिरोज शाह के बाद जो अगला शासक हुआ वो गयासुद्दीन तुगलक शाह, ठीक है, द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक जिसने स्थापना की थी और ये गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय था। ये 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था और दिल्ली सल्तनत का में फिरोज शाह तुगलक का पौत्र तुगलक शाह गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय की उपाधि धारण कर शासक बना, किंतु 5 माह के अल्प शासन काल के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उसकी हत्या के बाद नेक्स्ट जो बनता है वो बनता है अबू बकर 1389 से 1390। गयासुद्दीन तुगलक शाह की हत्या के बाद फरवरी 1389 में जफ़र खां का पुत्र अबू बकर जो है इसमें गद्दी पर बैठता है, किंतु कुछ समय बाद ही इसे अपदस्थ कर मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, अब नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह कब से कब तक रहता है? 1390 से 1394। इसने 4 वर्षों तक तुगलक वंश की गद्दी संभाली। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली के कोतवाल, मुल्तान, समाना, लाहौर के अख्तदारों के सहयोग से 1390 ईस्वी में अबू बकर को अपदस्थ कर स्वयं शासक बना था और इसका जो शासनकाल था 1390 से 94। नेक्स्ट जो बना वो था अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 से 1395। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर शासक बना, यानी गद्दी पर बैठा, किंतु मात्र 3 माह तक शासन के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से वो भी गद्दी से हटा दिया जाता है। फिर बनता है नासिरुद्दीन महमूद और ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, 1394 में नासिरुद्दीन महमूद जो है गद्दी पर बैठता है और ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था और इसके समय पर कहा जाता है कि सुल्तान का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। जो दिल्ली का इंटरनेशनल हवाई अड्डा है पालम, वहाँ तक बस उतना केवल साम्राज्य रह गया था तुगलक वंश का। इसके समय पर ऐसा थोड़ा सा ऐसा था नहीं, व्यंग में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इस समय की एक महत्वपूर्ण घटना ये थी कि तैमूर लंका आक्रमण जो है दिल्ली में 1398 ईस्वी को हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि तैमूर लंका आक्रमण जो है कब हुआ? पहली चीज़ 1398 में और किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो नासिरुद्दीन महमूद के समय। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इस समय नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक था और नुसरत शाह फिरोजाबाद का शासक था। तो ये भी साथ साथ दोनों शासन कर रहे थे। कौन कौन? नासिरुद्दीन महमूद और नुसरत शाह। ठीक है, तथा सुल्तान स्वयं गुजरात भाग गया था। जब दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में तो सुल्तान जो है गुजरात भाग गया था। पुनः वजीर मल्लू खां की सहायता से नासिरुद्दीन गद्दी पर बैठा और सन 1412 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर सैयद वंश की जो है सैयद वंश का आगमन होता है, सैयद वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो ये था पूरा तुगलक वंश जिसके संदर्भ में हम लोगों ने पूरा लगभग जानने का प्रयास किया है। सारी बातें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें थी उनको अवश्य रूप से लेने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अच्छी बुक्स लेकर के घर में भी पढ़ने का प्रयास किया करें। ठीक है, क्योंकि खुद से जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो उसका जो है कोई अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए आप थोड़ा बुक का सहारा लीजिए, किताबें खरीद के लाइए। ठीक है, जैसे बुक की अगर मैं बात करूं तो आप सतीश चंद्रा की आती है या आप दिल्ली विश्वविद्यालय की बुक मांग लीजिए, हरीशचंद्र वर्मा। ठीक है, कौन सा? हरीशचंद्र वर्मा। हरीशचंद्र वर्मा की आती है। ठीक है, उसको आप ले सकते हैं। सतीश चंद्रा की ले सकते हैं। ठीक है, सल्तनत काल का इतिहास
इनकी पुस्तक जो है इस तरह से मांगेंगे, राइटर का नाम बताएंगे तो आपको बुक्स जो है इनकी मिल जाएंगी। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग जो है ये बुक्स लेकर के अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास से हम लोग सैयद वंश के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू।